क्लास 12th की बुक के अंदर ये जो 12 चैप्टर हैं, ये 12 चैप्टर अपने आप में एक कहानी है, जहां पर आपको अलग अलग प्रोसेसेस दिखाई देंगे कि कैसे कौन कौन सी चीजें डेवलप हो रही हैं। अब सबसे जरूरी हो जाता है ये जानना कि भैया हिस्ट्री की तैयारी करनी कैसे है। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है। यहाँ पर आपकी कहानी सिर्फ थ्योरी को पढ़कर नहीं बनेगी, वाइवा और प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास टोटल 3 किताबें हैं जिसमें 12 चैप्टर हैं, हर एक किताब में 4 चैप्टर। हाय एवरीवन, आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि सर क्लास 12th की हिस्ट्री को कैसे कवर करें, समझ नहीं आ रहा है। 3 किताबें हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी थ्योरी है, सर हमारा तो दिमाग फट जाता है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ने जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है। जो ब्लू कलर के बॉक्सेस दिए हैं उनका क्या करना है, क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लास्ट में जो टाइमलाइन दी हुई है क्या उनको पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, बुक को कैसे रीड करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हिस्ट्री को लेकर तो हम एकदम परेशान है कि पूरे साल भर हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और लग रहा है कि हिस्ट्री में हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर। एंड दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यार क्लास 12th की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी भी है। बस हाँ, सही तरीका और एक सही अप्रोच होना चाहिए। अगर आप एक सही तरीके से, सही अप्रोच और सही गाइडेंस के साथ हिस्ट्री को टैकल करते हैं, हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके लिए सिलेबस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार हो जाएगा। आपको ये सिलेबस पढ़ने में बहुत ज्यादा इशू नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इस सिलेबस को इजीली कवर कर लेंगे। नाउ क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। हमें क्या लगता है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड फैक्ट्स। सिर्फ डेट्स रटनी है, फैक्ट्स को रटना है, दैट्स व्हाट हिस्ट्री इज। और जब हम ऐसा सोचते हैं, ऑलरेडी हिस्ट्री बहुत कठिन हो जाती है। याद रखना मेरी जान, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं है। हिस्ट्री इज अ नैरेटिव, ये एक कहानी है। आपकी क्लास 12th की बुक के अंदर ये जो 12 चैप्टर हैं, ये 12 चैप्टर अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है अलग अलग चीजों के बारे में कि वो चीज कैसे बनी। आप एक पूरे चैप्टर को देखेंगे तो उस पूरे चैप्टर के अंदर एक पूरा फ्लो दिखाई देगा। वो एक मूवी की तरह है, जहां पर आपको अलग अलग प्रोसेसेस दिखाई देंगे कि कैसे कौन कौन सी चीजें डेवलप हो रही हैं। आपको अलग अलग सेगमेंट्स दिखाई देंगे, आपको अलग अलग लोग दिखाई देंगे, कैसे उनकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है। यू विल सी एवरीथिंग। कोई भी एक चैप्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा है, वो हर एक चीज के बारे में बात कर रहा है। हर एक कहानी की अपनी एक सीरीज है, हर एक कहानी की अपनी एक डेट है, एक क्रोनोलॉजी है, एक टाइम पीरियड है। वो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बुक में दी है, वो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पीछे की एक कहानी है। वो कहानी क्या है, अगर आपको वो समझ आ गया, ट्रस्ट मी, डेट्स भी आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे। तो प्लीज पहली चीज तो हिस्ट्री को यार एज अ वो थ्योरी सब्जेक्ट ट्रीट करना बंद कर दीजिए कि सिर्फ डेट्स रटने हैं। बट फोकस कीजिए थ्योरी को समझने के, कॉन्सेप्ट्स को समझने के, स्टोरी को समझने की, थीम की समझने की। ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग, राइट। अब सबसे जरूरी हो जाता है ये जानना कि भैया हिस्ट्री की तैयारी करनी कैसी है। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है। आपका बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का ही थ्योरी पेपर होगा। बाकी के 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट, दैट इज वाइवा और प्रोजेक्ट के होते हैं। मतलब यहां पर आपकी कहानी सिर्फ थ्योरी को पढ़कर नहीं बनेगी, वाइवा और प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैसे करना है, सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पेपर के लिए बात करते हैं। तो आपके पास टोटल 3 किताबें हैं जिसमें 12 चैप्टर हैं, हर एक किताब में 4 चैप्टर। तीनों बुक्स का वेटेज बराबर है, 25 25 25 मार्क्स। बात करें तो जो फर्स्ट बुक है वो बात करती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। शुरुआत होता है भारत में सबसे पहले शहरों के साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके बाद के जो 3 चैप्टर हैं, यहां पर ध्यान देने लायक बात क्या है, ये तीनों चैप्टर का टाइम पीरियड एकदम सेम है। ये उन्हीं 1200 सालों की बात कर रहे हैं जहां पर ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। कौन से? सबसे पहले आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। फिर इसी टाइम पीरियड में कौन कौन से सोशल डेवलपमेंट्स हुए, समाज के अंदर क्या विकास हुए। और आखिरी में आपसे बात की जाएगी कि धर्म, जाति, इन सब के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। देन आते हैं बुक 2 में। बुक 2 हमारी बात करती है मेडिवल इंडिया के बारे में। एंड मेडिवल इंडिया इज ऑल अबाउट फॉरेनर्स हमारे भारत में आए। तो ये जो फॉरेनर्स भारत में आए, उनके क्या विचार थे हमारे भारत को लेकर। फिर ये जो फॉरेनर्स भारत आए, वो अपने साथ अपने नए कल्चर, कस्टम लेकर आए, उनसे भारत के रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए। इसी के साथ साथ एक नया किंगडम भारत में स्टैब्लिश हुआ, विच वॉज विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्या था आखिर इसके अंदर ऐसा खास। और आखिरी में हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि मुगल एम्पायर की इकोनॉमी आखिर किस प्रकार की थी, उनका साम्राज्य कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस प्रकार का था।
और आखिरी में आते हैं तीसरी बुक के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत आए, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, फिर कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में विद्रोह हुए, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड आखिरी में कैसे भारत की आजादी के आंदोलन को लीड किया गया, कैसे भारत की आजादी के आंदोलन को चलाया गया, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। और आखिरकार जब भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान कैसे बना, वो पूरी प्रोसेस क्या थी। अगेन इसके 25 मार्क्स हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी तीनों बुक्स का जो वेटेज है वो 25 25 25, दैट इज 75 मार्क्स। सर बाकी के 5 मार्क्स दैट इज मैप वर्क, 5 नंबर का मैप वर्क, 20 नंबर का प्रोजेक्ट, दैट इज टोटल ऑफ 100 मार्क्स। अब सर हम कैसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, बुक को रीड कैसे करना है। देखो क्लास 12th के अंदर आपके लिए एक लौता सोर्स जो है आपकी तैयारी का, वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक। प्लीज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पर फोकस कीजिए। अब एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के बिना अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आप सबसे पहली बार जब अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको टेक्स्ट बुक की तरह मत पढ़िएगा, उसको एक स्टोरी बुक की तरह पढ़िए। समझिए कि इसमें एक कहानी बताई गई है। जैसे आप स्टोरी बुक को पढ़ते हैं ना, बिना टेंशन लिए कि कौन सा कैरेक्टर है, क्या याद रखना है, नहीं, तो वैसे ही बिना टेंशन के बस स्टोरी को पढ़िए। समझिए कि इसमें नैरेटिव क्या दिया है, एक इमेजिनेशन तैयार कीजिए कि किस बारे में ये कहानी है, क्या कहानी बता रहा है, कहां के बारे में बता रहा है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या क्या चीजें ये बताना चाह रहा है। डोंट गो फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक स्टोरी बिल्ड कीजिए, एक इमेजिनेशन बिल्ड कीजिए। सेकेंड फेज में आप फोकस करेंगे आप फैक्ट्स के ऊपर कि यार कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब डेट्स के ऊपर फोकस कीजिए, अब स्टोरी को डेट से रिलेट कीजिए, फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्या क्या चीजें कहां से मिली देखने की कोशिश कीजिए। टाइमलाइन जो क्रोनोलॉजी दी है उसको अपने दिमाग में बनाइए कि यार ये इवेंट कब हुआ, ये इवेंट कब हुआ, ये इवेंट कैसे रिलेटेड है, अच्छा ये इवेंट इस टाइम में हुआ तो इसका रिलेशन इस चीज से है। ट्राई टू मेक दैट कोरिलेशन। एंड तीसरे फेज में आप बनाते हैं नोट्स। देखो नोट मेकिंग आखिरी में आ रहा है, तीसरे फेज में आप बनाते हैं नोट्स। यहां पर आप बेसिकली पैराग्राफ को कॉपी नहीं करते हैं, आप लिखते हैं अपने नोट्स के अंदर सिर्फ वही चीजें जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और ये मुझे एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है। आप एक एक करके डिटेल में सबके बारे में बताता हूं। पहले फेज की बात करते हैं तो प्लीज अपनी बुक को सिर्फ एक स्टोरी बुक की तरह पढ़िए। कहानी को समझिए कि कोई भी चीज क्यों दी गई है, क्या दिया गया है, क्या कहानी थी, कैसे वो चीजें आगे बढ़ी। दूसरा, आपको अब टेक्स्ट बुक की तरह उसको पढ़ना है। मतलब क्या हुआ कि अब आपको फैक्ट्स को समझना है, फैक्ट्स को हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट लोगों को हाईलाइट कीजिए, सोर्सेस को देखिए। वो जो सोर्स बॉक्सेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं सोर्स बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपके आपके पेपर के अंदर 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन सोर्स बेस आते हैं और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 4-4 मार्क्स के 3 पार्ट आते हैं। मतलब आपके टोटल 3 पैसेज आते हैं जिनसे 4-4 मार्क्स के सवाल आते हैं। मतलब सीबीएसई के अंदर टोटल 12 मार्क्स के सवाल आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज इन सोर्सेस को मिस आउट मत कीजिएगा, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरी, टाइमलाइन। आपकी बुक के एंड में एक टाइमलाइन दी गई है। पहले जब आप चैप्टर को पढ़कर कंप्लीट कर लें फिर उस टाइमलाइन को देखिए और देखिए कि इस टाइमलाइन में जो इवेंट्स दिए गए हैं वो हमारे चैप्टर में कहां कहां रिलेट हो सकते हैं, कौन सा पार्ट हमारे चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं, दीज आर सोर्सेस। और मैंने आपको बताया कि ये बॉक्सेस एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज इन सोर्सेस को मिस आउट मत कीजिएगा। आप इन सोर्सेस को कैसे पढ़ेंगे, आप देखिए कि ये सोर्सेस किस बेसिस पर दिए गए हैं। जैसे यहां पर बताया गया है द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम यू डिस्कवर, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज सिस्टम कहां पर था, उसके बारे में क्या बताया गया है, क्या क्या वो ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता था। आपको हर एक चीज की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर कोई भी चीज दी गई है तो कुछ भी यूं ही नहीं दिया गया है, हर एक चीज जरूरी है। जैसे यहां पर ये एक ब्लू कलर का सोर्स दिया गया है, इन सोर्स बॉक्सेस को पढ़िए और समझिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं, इनको देने का रीजन क्या है। एनसीईआरटी में क्या ये यूं ही रैंडमली कहीं पर डाल दिए गए हैं कि इनको यहां पर रखने का कारण क्या था, क्यों ये यहां पे रखे गए हैं और कैसे ये इस टेक्स्ट से रिलेटेड है। दूसरी चीज, आप यहां पर ये इमेजेस देख रहे हैं, इन इमेजेस के ये जो डिस्क्रिप्शन है उनको भी पढ़िए। ये इमेज क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाता है। और आखिरी में चैप्टर के एंड में ये टाइमलाइन दी हुई होती है, प्लीज इस टाइमलाइन को पढ़िए। सपोज आपको बताया गया है यहां पर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी से स्टार्ट हुई, उसके पहले ये क्या है, इस टाइमलाइन को समझिए, जानिए कि ये क्यों दिया गया है, ये क्यों बताया गया है, ये कैसे रिलेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये क्या टाइमलाइन है, ये क्यों बताया गया है, किस किस व्यक्ति ने कब कब कहां पर खुदाई की है। ये टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको यहां से सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब आपका तीसरा फेज आता है नोट मेकिंग। प्लीज कॉपी के अंदर पैराग्राफ को राइट डाउन करना बंद करिए।
एक सही तरीका पता है नोट्स का क्या होता है? ये तरीका, सिर्फ सिंपल पॉइंटर्स लिखे। सपोज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है, उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नोट्स हैं, तो ग्रिड पैटर्न लेआउट था, राइट एंगल्स पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ड्रेनेज को कैसे बनाया जाता था, हर एक घर से कैसे वो कनेक्टेड था। आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, बिकॉज यही पॉइंट्स आपको अपने आंसर के अंदर लिखकर आना है। कई बच्चे सोचते हैं ना कि सर हम आंसर तो पूरा लिख के आए, हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने वो वर्ड्स मिस आउट कर दिए थे जो वर्ड्स वहां पर होने चाहिए थे। तो प्लीज अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि यहां पर आपने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मेंशन किया है, वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और यही पॉइंट्स आप एज इट इज एग्जाम में लिख कर आएंगे, इनको एक्सप्लेन करके आएंगे। राइट? प्लीज पैराग्राफ लिखना बंद कर दीजिए। इसको इस तरीके से लिखिए कि आपको समझ आना चाहिए कि सपोज ये एक आंसर है, इसको आंसर की तरह ही फ्रेम कीजिए। नेक्स्ट, आपके 5 नंबर मैप के जो होते हैं, बहुत इजी स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, 75 के थ्योरी के पेपर के अंदर 5 नंबर का मैप वर्क बहुत आसान होता है। बट बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि पेपर के एक दिन पहले सारे मैप देखेंगे, याद हो जाएगा। बच्चे, मैप ऐसे याद नहीं होता है। मैप को याद रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में जो भी मैप दिया गया है, उस चैप्टर के अंदर जब भी किसी प्लेस का जिक्र आ रहा है, सीधे जाकर उसको मैप में देखिए। जितनी बार आप उस मैप को देखेंगे, आपके दिमाग में वो प्लेस याद हो जाएगी कि अच्छा, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे था, कहां था, तुरंत मैप में देख लिया। फिर उसके बाद हड़प्पा के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक इमेजिनेशन क्रिएट होगी। मैप धीरे धीरे करके आपको खुद याद होने लग जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मैप्स को मिस आउट मत कीजिएगा। एक पॉलिटिकल मैप अपने रूम पर अभी से लगा लीजिए। जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, वहां पर किसी भी प्लेस का जिक्र आ रहा है, उसको पॉलिटिकल मैप पर जाकर देखिए। इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर के बाद जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक मैप खरीदिए और उसमें मार्क करके उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करके रख लीजिए। मैप जनरली आपका 5 नंबर का आता है। आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग, आपको कुछ प्लेसेस मार्क करके दी जाती हैं और पूछा जाता है बताओ कौन सी जगह है, उनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, और कुछ प्लेसेस को आपको खुद से मार्क करना होता है। तो प्लीज मैप्स को अकॉर्डिंगली साथ में तैयार रखिए, बिकॉज ये आपके फ्री के 5 मार्क्स हैं। ये जो मैप्स होते हैं, डायरेक्टली यहीं से मैप वर्क आता है। प्लीज इन मैप्स को मिस आउट मत कीजिएगा, और जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि कौन से प्लेस को कहां पर मेंशन किया गया है। लास्टली, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? हम लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ह्यूमैनिटीज के अंदर अब आप वैसे आंसर लिख के नहीं आते जैसे आप 8th 9th में लिखते थे। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है आंसर को लिखने का। आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जहां आप अपने कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर मेन बॉडी के अंदर आते हैं, जहां पर आप पॉइंटर्स में अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं, हर एक पॉइंट के लिए 2-2 लाइन लिखते हैं, और आखिरी में आपका कंक्लूजन आता है। ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट ही आपको यूज करना है। प्लीज पैराग्राफ में आंसर मत लिख कर आएगा, और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फ्लो चार्ट्स कैसे इंक्लूड करें अपने आंसर्स के अंदर, कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आंसर्स के अंदर सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे महानव में डिब्बा, फिरंगी, जिजिया, जमींदार। दीज आर कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स मिस आउट नहीं होने चाहिए। इन कीवर्ड्स को जरूर से हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए। कॉपी चेक करते समय जो चेकर होते हैं, वो आपके इन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढते हैं और इन्हीं के बेसिस पर आपके मार्क्स देते हैं। आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखकर आ जाइए, लेकिन अगर आपने वहां पे कीवर्ड नहीं लिखा है, वो नहीं आपको मार्क्स देंगे। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑलमोस्ट 100% बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, आपके 20 मार्क्स। कहने के लिए तो सर ये 20 मार्क्स इंटरनल के हैं, बट ये वाइवा जनरली होता है नवंबर दिसंबर के महीने में। अब नवंबर दिसंबर इज द पीक टाइम, जब आप अपने बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, प्री बोर्ड्स भी चल रहे होते हैं, और उसी टाइम पे आपके ऊपर आता है स्ट्रेस प्रोजेक्ट फाइल बनाने का, वाइवा की तैयारी करने का। पहली चीज, अपने प्रोजेक्ट फाइल के टॉपिक को अगर हो सके तो अभी से टीचर के पीछे लगकर पूछ लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और एक टॉपिक को चुन लीजिए। टॉपिक जनरली आपके चैप्टर्स में से ही कोई एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर रिसर्च करके आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्लीज अपने टीचर्स से बात कीजिए, और प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो कई बार टीचर्स नहीं बताते हैं, बट प्लीज उनसे बात करके कोशिश कीजिए कि जुलाई अगस्त तक आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके रख लें, सो दैट जो एंड टाइम आपका आएगा वहां आपको प्रोजेक्ट फाइल के लिए परेशान ना होना पड़े। इवन मैंने भी 12th क्लास में यही गलती की थी, लास्ट टाइम पे प्रोजेक्ट फाइल के पीछे परेशान हुआ था। दूसरा, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, उसको थोड़ा डिटेल में रिसर्च, जैसे विजयनगर एम्पायर, तो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ लीजिए। कौन कौन रूलर हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कैसे बैटल कौन कौन से हुए, एवरीथिंग, क्या क्या मंदिर बनवाए, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनवाए, ऑल दोस थिंग्स। बिकॉज वाइवा के अंदर एक्सटर्नल जो होते हैं वो उसी के आसपास से सवाल पूछते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। ध्यान दीजिए कि क्या टॉपिक है जिस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्लीज अपने टीचर से पूछिए और उनसे गाइडेंस लेकर प्रोजेक्ट फाइल बनाकर रेडी कर लीजिए। उसके बाद वाइवा के लिए आप जो भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उसको डिटेल में
तैयार करके रखें। थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी कर लें, सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी कर लीजिए उसके लिए। कि सपोज रिवोल्ट ऑफ 1857 है तो उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, गूगल क्रोम में जाके देख लीजिए, आप उसकी कहीं पर भी वीडियो देख लीजिए डिटेल वाली कि भाई 1857 का रिवोल्ट क्या था, कैसे शुरू हुआ, मंगल पांडे जी कौन थे, एवरीथिंग। बिकॉज वाइवा वहीं से होता है। वाइवा में जरूरी नहीं कि वो आपसे बुक के अंदर ये सवाल पूछे, वो आपके प्रोजेक्ट के आसपास से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज डिटेल में उसकी तैयारी कर लीजिए। आई होप अब एक थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें इसको आगे लेकर जाना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। बाकी गाइड करने के लिए तो हमेशा मैं आपके साथ हूं ही। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय, सायोनारा, ध्यान रखिए अपना।